पर हमारे लिए अच्छे पोजीशन में बिना काम के पहुंचना मैं कहता हूं गलत है। अगर आज मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं तो मैं अपनी कंपनी में हूं तो मुझे हक है उन कंपनी में निकालो मुझे, समझ रहे। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है? काम की, समझो। और 500 करोड़ ला रही है तो फिर QIP में जो बैठे हैं माइंडेड लोग वो इसका क्यों लेंगे जब इसकी सब कुछ बेकार है। और अगर इसका QIP सफल रहता है, आप ये समझें कि आप जिस भी कंपनी के अंदर किसी न्यूज़ बेस चढ़े हैं या चलो काम समझ के ही चढ़ गए, पर आपको नहीं पता कब ED जाग जाएगा, कब CBI जाग जाएगा और कब SEBI जाग जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओला की। ओला QIP ला रहा है, उसके क्या मकसद हो सकते हैं, ओला की क्या नई अपडेट है उसके बारे में समझेंगे। और बात करेंगे वेदांता की। वेदांता की 4 कंपनियां आपको पता है लिस्ट होने वाली है। उससे पहले संकट वाली न्यूज़ निकल कर आ गई है और ये संकट वाली न्यूज़ धीरे से आई है पर इसका असर जो है आगे आगे आपको देखने को मिल सकता है। वेदांता के जो मार्केट कैप है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और वेदांता ने जब डीमर्जर के लिए अलग अलग कंपनियों को शिफ्ट किया, अब होगी आगे बाद में, और उसके बावजूद भी वेदांता के शेयर ने आपको पहले भी टॉप दिखाए हैं और उसके बाद फिर से टॉप दिखाए हैं जब वो नीचे के लेवल पर था। तो यानी कि बहुत पैसा वेदांता पे लग चुका है। अब आप ये समझें कि आप जिस भी कंपनी के अंदर किसी न्यूज़ बेस चढ़े हैं या चलो काम समझ के ही चढ़ गए, पर आपको नहीं पता कब ED जाग जाएगा, कब CBI जाग जाएगा और कब SEBI जाग जाएगा। और ये जागते ऐसे नहीं हैं कि वैसे ही जाग गए, नहीं। कुछ कंपनियों ने क्या हुआ होता है उसकी जांच में SEBI, CBI, ED लग जाते हैं फिर, है ना। तो कुछ मसले ऐसे हो गए वेदांता के साथ जो अचानक से आपके और मेरे सामने न्यूज़ आ गई है ED वाली, और वो हुआ है FEMA के तहत, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक चीज़ होती है कि विदेशी लेन देन अनियमितताओं के तहत, यानी कि बाहर पैसा भेजना या बाहर से पैसा लाना, तो ये एक उल्लंघन है, ये एक्ट है। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वेदांता की मूल जो कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और वेदांता की कई कंपनी बाहर भी हैं। तो वेदांता अपने कर्ज उतारने के लिए कुछ रॉयल्टी देता था, उसके तहत ये चीज़ें हुई हैं। तो ये ED कह रहा है ये FEMA के तहत हुई है, जो एक बड़ा संकट वाला शब्द है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इससे पहले अनिल अंबानी जी के ऊपर भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, FEMA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, हो चुकी है। तो इसे छोटे से हल्के से मत लेना। ये न्यूज़ आती है ना, ये मौका बहुत देती है हर चीज़ को समझने का। और आप और हम तो हैं ही भैया साइकोलॉजी पे चलने वाले। तो वेदांता की कहीं उल्टी गिनती इस न्यूज़ से आगे शुरू ना हो जाए। क्या करना है? बहुत संभल कर आपको लेना है। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर NMDC स्टील और NMDC लिमिटेड, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों कंपनी कैसी हैं, इसके ऊपर तो कुछ चीज़ें बताइए। तो आज हम NMDC और NMDC स्टील दोनों की कहानी को आज हम जान कर चलेंगे। आपको नहीं पता था कि अनिल अग्रवाल की कंपनियों के ऊपर इस तरीके से जो चीज़ें अब आपके सामने आ रही है वो आ सकती है, पर अब इसे झेलना पड़ेगा। सुजलोन के ऊपर SEBI ने 29 करोड़ का जुर्माना लगाया, आप और मुझे पता नहीं था, पर झेलना पड़ेगा। BCG के अंदर सब कुछ हुआ, मिष्टान फूड के अंदर सब कुछ हुआ, क्या करा हमने? हमें झेलना पड़ा। PC ज्वेलर में सब कुछ हुआ, क्या हुआ? हमें वहाँ भी झेलना पड़ा। अनिल अंबानी की कंपनियों के अंदर जो इतनी गिरावट आई वो भी ED और CBI SEBI की जांच के तहत आई, तो क्या हुआ? ये भी हमें झेलना पड़ा। तो अब वेदांता को भी आपको झेलना पड़ेगा। और किसी में भी हमें नहीं पता होता कि कब इन्होंने क्या करते किए हैं या नहीं किए हैं, पर निकल के चीज़ें आ जाती है।
अच्छा, इतने बड़े बड़े ग्रुप में भी ये हो जाता है। आप अडानी जी को देख लो, आपको पता था हिडनबर्ग आएगा तोड़ कर चले जाएगा, फिर कुछ अलग नीति आएगी वो तोड़ कर चली जाएगी, फिर रिश्वतखोरी वाले मामले आएंगे वो तोड़ कर चली जाएगी। पर क्या हुआ, उससे वो बाहर निकल गए। पर क्या हुआ, साल गए, महीने गए। इसी तरीके से अगर वेदांता के ऊपर भी ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको समझना है कि यहाँ अब और समय जाने वाला है। तो कभी भी किसी की चीज़ के ऊपर आंख बंद करके भी नहीं सोचना है, जैसे मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहा है। तो भागते हुए शेरों में सब आपको राह दिखा देंगे, गिरते हुए शेरों में मुंह छुपा लेंगे। हमने इस चीज़ को हटाकर उस पर फोकस किया है कि हम किस तरीके से सुजलोन को समझ सकते हैं, किस तरीके से वेदांता को समझ सकते हैं, किस तरीके से HDFC बैंक को समझ सकते हैं और किस तरीके से अडानी अंबानी जी को हम समझ सकते हैं। हमारा सबसे पहला कर्तव्य बाजार के अंदर ही है। तो सबसे पहले जो अगर हम स्थितियों को समझे वो लेंगे हम NMDC को। तो सर NMDC देश के अंदर बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कंपनी है लोहा एशक में, है ना। अब ये जो कंपनी लोहा एशक में है इसकी माइनिंग है, ब्लॉक भी ये नीलामी करती रहती है, नीलामी भाग लेती रहती है। अब इसके साथ एक कंपनी जुड़ी हुई थी, यानी कि इसका एक काम जुड़ा हुआ था, वो था स्टील का। जैसे आज आपको देखने को मिल रहा है कि वेदांता ने अपने कारोबार को अलग अलग कर दिया। अब NMDC ने पहले अपने एक कारोबार को अलग कर रखा है, वो है NMDC स्टील, समझ रहे। तो ये एक ही कंपनी थी, पहले NMDC के अंदर ही स्टील का कारोबार आता था। पर मंत्रालय के द्वारा कुछ चीज़ें की गई, मंजूरी मिली और NMDC को अक्टूबर में अलग से लिस्ट करने की रिकॉर्ड तिथि आपके सामने आ गई और फरवरी 2023 में ये जो NMDC स्टील था अलग लिस्ट हो गया और NMDC अलग हो। इसके मुख्य कारण क्या है समझो। NMDC स्टील जो है अब स्टील की तरफ बहुत फोकस कर रहा है ना, और NMDC जो है अब स्टील से हट गया है। अब वो किस पे फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है लोहा एशक में, माइनिंग में और EV गाड़ियों के अंदर जो चीज़ें लगती हैं, बैटरी के अंदर जो चीज़ें लगती हैं, या फिर गोल्ड में कि खदानों के लिए अब इसका फोकस इस चीज़ के अंदर है। देखो सर, NMDC को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण खनिज भारत के अंदर या विदेशों में है तो उसकी माइनिंग के लिए NMDC अब उस पर फोकस है उसका, अब स्टील की तरफ नहीं है, इसलिए उसने उसको अलग कर दिया, समझ रहे। तो NMDC जो है देश की एक बहुत बड़ी लोहा एशक कंपनी होगी। दूसरा, कंपनी का जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा है और इस बार भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वैल्यू पहचानिए कंपनियों की। तो NMDC को आप ये समझ कर चल सकते हैं डीमर्जर हुआ है और वो NMDC स्टील है, उसकी बाद में बात कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको और समझा के चलूँ तो ऐसे के अलावा ये कंपनी हीरा, तांबा और अन्य खनिजों की माइनिंग में भी शामिल है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंपनी के काफ़ी बड़े विदेशी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की एक सहायक कंपनी है और जिसके अंदर कंपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, यानी कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जिसने साझेदारी कर रखी है। और ये किस चीज़ के लिए, गोल्ड, जो गोल्ड होता है ना, हम आयात करते हैं, हम लिथियम बहुत आयात करते हैं, तो उस संकट को दूर करने के लिए NMDC ने ऑस्ट्रेलिया में साझेदारी कर रखी है और वहाँ पर लोहा एशक, गोल्ड और आपका लिथियम आयन, जो लिथियम आयन बैटरी पे लगता है, उसके लिए कंपनी काफ़ी अच्छे वर्क कर रही है और वहाँ पर माइनिंग शुरू कर रखी है इसने। तो ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब NMDC ने भी एक बहुत बड़ा ज्वाइंट वेंचर बना रखा है, ICVL यानी कि इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अंदर कौन है, दिग्गज भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसके अंदर सेल है, राष्ट्रीय इस्पात निगम है, NTPC, CIL यानी कोल इंडिया है। इन सब का एक इन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया जिसका नाम है ICVL। और ये क्या करती है, इन्होंने भाई जिस तरीके से जहाँ भी खनन करना हो, जहाँ भी माइनिंग करनी हो और विदेशों में कुछ वर्क करना हो, तो ये ज्वाइंट वेंचर के साथ इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट ये पकड़ते हैं हाथों में। तो ये बड़ी देश की कंपनी मिलकर, सरकारी कंपनी मिलकर ऐसा वर्क करती है। तो NMDC ने अफ्रीका की तरफ भी भैया काफ़ी बड़े काम कर रखे हैं, जहाँ कोकिंग कोल, आपको पता है कोकिंग कोल किस चीज़ में यूज होता है। अभी BCCL आपको पता है, कोल इंडिया की कंपनी BCCL, वो लिस्ट हुई है, वो उसका सारा ही काम कोकिंग कोल में, जो हम अधिकतर आयात करते हैं, तो उस आयात को, निर्भरता को कम करने के लिए
BCCL भी वर्क करता है और NMDC भी वर्क करता है, ये आप समझकर चल सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, थर्मल कोयल के माइनिंग्स का संचालन करते हैं और ये जो कोयला है भारत में स्टील बनाने के लिए इंपोर्ट किया जाता है, कि इसने बाहर विदेश में जाकर एक वर्क कर लिया और वहाँ से जो कोकिंग कोल और कोयला जो है देश में ला रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी बचत हो रही है। हम किसी से खरीद नहीं रहे हैं, हम अपनी ही कंपनी को वहाँ पर स्थापित करके देश के अंदर चीज़ें ला रहे हैं। तो ये वर्क जो करती है NMDC करती है, ये आप समझ कर चलना। और अन्य देशों के अंदर भी मिनरल की तलाश, यानी कि क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं उसकी भी तलाश कौन कर रही है? NMDC कर रही है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत NMDC विदेशों में लिथियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी जो लिथियम यूज होता है वो बैटरी बनाने में होता है और इसकी जो वैल्यू है ना अन्य बैटरियों से बहुत ज़्यादा होती है इस लिथियम की। तो कोबाल्ट और निकेल जैसे रणनीतिक और क्रिटिकल मिनरल्स जो EV बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं की खोज के लिए लगातार नई डील और पार्टनरशिप के मौके तलाश कौन करती है? NMDC करती है। तो ये NMDC की एक पूरी रूपरेखा मैंने बनाई है। देखो सर, यहाँ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ इसका शेयर इतने का है उतने का हमें खरीदना, मैंने एक वैल्यू बताई है कि आपके लिए सिर्फ NMDC नाम नहीं है, NMDC के कार्य क्या है वो आपको वैल्यूबल जानने चाहिए, है ना। तो NMDC अब स्टील को तो उसने कर दिया परे, क्योंकि वो उसकी अलग लिस्ट हो गई है 2023 में, और अब कंपनी अपना पूरा फोकस माइनिंग में और पार्टनरशिप में कर रही है, और जिससे देश की आयात पर निर्भरता कम होती है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी कंपनी वर्क करेगी। यही होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। दूसरी अगर हम कंपनी की बात करें NMDC स्टील, तो NMDC स्टील इसने भी फरवरी 2024 में 70 रुपये के हाई दिखा दिए थे। अच्छा, ये क्या था कि जिसके पास NMDC उस वक्त 2022 में शेयर थे, तो उसको जिसके पास 100 शेयर होंगे तो उसको 100 शेयर NMDC स्टील के भी मिल गए थे, यानी कि डिवाइड हो गया, डीमर्जर, जैसे अब आपको वेदांता देखने को मिल रहा है। तो NMDC भी स्टील भी बहुत अच्छा वर्क करती है। उसकी चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो मार्च 2025 में 7005 करोड़ की सेल की थी, किसने? NMDC ने। और मार्च 2026 में 11,343 करोड़ की सेल और 2,027 करोड़ का प्रॉफिट किया है NMDC ने, जो माइनिंग की तरफ अपना दिमाग रख रही है। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ देख लेना, सब बेस्ट देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कंपनी के NMDC स्टील के बारे में, जो मुख्य तौर पर डीमर्जर के बाद पहले भी स्टील में वर्क कर रही थी और अब अपना अलग से कारोबार कर रही है, जो स्टील के अंदर कंपनी ने काफ़ी झंडे गाड़ दिए हैं। वो उसकी बैलेंस शीट में और उसके इस बार के क्वार्टर 4 में देखने को हमें मिल रहा है। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं, इसका मुख्य काम निर्माण वही है, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए छत्तीसगढ़ के नगरनार में स्थित 3 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अब इसी कंपनी के पास है, और यह प्लांट मुख्य रूप से हॉट रोल्ड कोयल्स और अन्य स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये इसका है कि भाई स्टील में वर्क कर रही है, पर अब इसकी स्थिति आपको कैसे पता लगेगी? क्योंकि कंपनी ने इस बार 3,879 करोड़ का सेल किया है और प्रॉफिट 392 करोड़। इससे पहले कंपनी लॉस कर रही थी। तो कंपनी ने मार्च 2025 में 2,838 करोड़ की सेल और 473 करोड़ का कंपनी ने पिछले क्वार्टर 4 में लॉस किया। तो ये कंपनी अपनी सेल को भी काफ़ी बढ़ा दिया, 28 से भैया 3800 करोड़ बहुत होती है। कितनी ज़्यादा बढ़ाई इसने, और किस कार्य में? स्टील के कार्य में। तो ये डीमर्जर क्या हुआ? डीमर्जर सफल हुआ है ना। तो सेल तो नहीं घटी, सेल बढ़ रही है, और लॉस से थी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो ये एक मुख्य कारण है, और अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ये भी आप देख कर चल सकते हैं। तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि इनके अंतर को समझाइए, मैंने अंतर के साथ साथ आपको फोकस जिस चीज़ में कंपनी वर्क कर रही है उसके ऊपर समझा दिया है। अब हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की, और ओला इलेक्ट्रिक जहां रिजल्ट खराब और उसके बाद भी उम्मीदों वाली न्यूज़ ने ओला को फिर से अच्छे पोजीशन पे पहुंचाया। पर हमारे लिए अच्छे पोजीशन में बिना काम के पहुंचना मैं कहता हूं गलत है। अगर आज मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं तो मैं अपनी कंपनी में हूं तो मुझे हक है कंपनी में निकालो मुझे, समझ रहे? तो सबसे पहली वैल्यू क्या है? काम की। देखो सर, मैं आपको एक शिक्षा दे रहा हूं, आप जहां भी काम करें बिल्कुल ईमानदारी से करें, दिल लगा कर करें, अपना काम समझ कर करें,
और जब आप अपना काम समझ कर करेंगे आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरीके से अगर आपके पैसे शेयर बाजार में लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपका वो काम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करनी पड़ेगी, अच्छी अच्छी वीडियो देखनी पड़ेगी, लालच को दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि लालच क्या है, थोड़े दिन तक के मजा देता है पर बाद में फंसा कर जाता है ना। तो काम की वैल्यू हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाजार के अंदर और वैसे भी। तो ओला ने अपनी जो सेल करी थी उसने निराश कर दिया, मैं तो कह रहा बेकार ही कर दिया इसने सब कुछ। लेकिन फिर इसने उम्मीद जगाई, क्या कहा कि हमारा जो पिछले क्वार्टर गए हैं उसमें तो हमने अपनी गुडविल को सुधारा है, अपनी सर्विस को अच्छा किया है, और उसके बावजूद भी हमारी लगातार 3 बार हमने अपनी यूनिट को बढ़ाया है। और फिर उसने एक चीज़ दिखाई थी, अपनी गीगा फैक्ट्री, और मैंने कहा था कि इसकी जो गीगा फैक्ट्री है ना वो इसका तुरुप का पत्ता है, तो वहाँ उसकी एक आस दिख रही है। तो ऐसे तो हम दिमाग नहीं लगा रहे। अब कंपनी एक QIP ला रही है और दूसरा कंपनी ने अपने मई का यूनिट बताई है और उसके अंदर इसने 23% की वृद्धि कर दी है, जो अपने आप में एक बड़ी न्यूज है। क्योंकि कंपनी ने दूसरी कंपनियों के मुकाबले अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी विधि के अनुसार अच्छे कार्य किए हैं। तो इससे पहले अगर हम इसका अप्रैल में देखें तो वहाँ 12,000 करीब बता रहा हूँ, बाकी पढ़ लेना, 12,000 यूनिट थी। अब कितनी कर दी है, 15,000 यूनिट कर दिया। तो कितना % का उछाल आ गया है, 23% का। तो यानी कि कंपनी की गाड़ियाँ बिक रही हैं और वो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद। तो आप ये समझकर चल सकते हैं। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी लगातार अपनी 3 महीनों में अपनी यूनिट को बेचा है, गाड़ी को, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मई में इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन उद्योग में महीने दर महीने लगभग 15% की वृद्धि हुई है, जिसमें अप्रैल के लगभग 1.48 लाख यूनिट से बढ़कर मई में लगभग 1.70 लाख यूनिट हो गए। अकेला ओला की नहीं है ये पूरी यूनिट है जितनी एक महीने में इलेक्ट्रिक गाड़ी बिकी। और वो किस लिए, तेल की किल्लत, EV में शिफ्ट होना एक मुख्य कारण ये भी है। ओला खुद कह रहा है कि इसका बेनिफिट इन्हें मिला है। जिस तरीके से EV की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तेल की तरफ टेंशन चल रही है, उससे भी इसको फायदा कंपनी कह रही है। और ओला ने यह भी कहा कि उसकी वृद्धि दर व्यापक बाजार यानी कि दूसरों के मुकाबले तुलना में काफ़ी अधिक थी। तो एक पॉजिटिव संकेत कंपनी ने यहाँ डाल दिया। तो इनकी एक स्कूटी है, दूसरी इनकी गीगा फैक्ट्री है, तीसरी इनकी रणनीति बाइक की है, तो उस पर भी कंपनी बेहतरीन वर्क कर रही। अच्छा, अब हम समझेंगे QIP का मकसद। कंपनी 500 करोड़ रुपए का धन जुटाना चाह रही है QIP के माध्यम से। इसकी वजह से कंपनी का शेयर गिर गया और किस वैल्यू पे, 37.74 में, और कंपनी का शेयर इससे ऊपर ही था, वहां से गिर गया इस न्यूज से। लेकिन एक चीज समझो, देखो सर, QIP का मकसद यह है कि पब्लिक को शेयर ना बेचकर कुछ ऐसे बड़े निवेशकों को हिस्सा देना जो उनको एकदम से पैसा दे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहते हैं इसे। और ये एक हर कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो सर, अगर कंपनी सब कुछ बर्बाद है जैसे न्यूज में आ रहा था, तो फिर ये 500 करोड़ जुटाएगी कैसे, समझो। और 500 करोड़ ला रही है तो फिर QIP में जो बैठे हैं माइंडेड लोग, वो इसका क्यों लेंगे जब इसकी सब कुछ बेकार है। और अगर इसका QIP सफल रहता है तो यानी कि उन बड़े निवेशकों को इसके काम के बारे में पता है। तो QIP का माध्यम एक VIP माध्यम समझ लो, जहां जल्दी से धन जुटाना और इस धन को फिर अपने ऋण में या काम में लगाना, और वो भी बड़े इन्वेस्टर से, जिसमें आप समझ सकते हैं विदेशी निवेशक हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, LIC सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक होता है, उनके द्वारा हो सकता है, अभी पता नहीं कौन, मैं तो बता रहा हूँ। ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो एकदम से कंपनी के काम पर पैसा लगाते हैं और कंपनी को मिलता है पैसा। और जब ये बड़े इन्वेस्टर अगर पैसा लगा रहे हैं तो भैया काम देख के तो लगाएंगे, या GTL इंफ्रा में ये QIP ला देंगे, समझो। कुछ वैल्यू होगी कंपनी के अंदर, तब QIP के माध्यम से चीज़ें की हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, QIP आया था सुजलोन में, और सुजलोन में जब QIP आया था उसका शेयर काफ़ी नीचे था, फिर उसमें ऐसे रंग लगे, फिर उसने टॉप लगा दिया। तो QIP लाना कोई बेकार बात नहीं है। इससे एक मजबूती पता लगती है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं तो वो इस कंपनी में देख के आ रहे हैं जैसा सब कुछ गलत है। तो ये एक माध्यम है जहां इस तरीके से 500 करोड़ रुपए जुटाएगी,
है ना। तो ये संस्थागत प्लेसमेंट होती है, आपको मैंने बता दिया कौन कौन है, विदेशी या देश के हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव है, क्योंकि एक दायरा मिल गया हमें 37 रुपये का इसका सपोर्ट का, तो वो आप समझ कर चल सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, इसे आपको समझ। अच्छा, अब हम समझेंगे वेदांता की कहानी। क्या वेदांता की कहानी अब उल्टी होने वाली है? क्यों? क्योंकि अचानक से हमें पता लगे कि ईडी दिल्ली में अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता समूह के परिसरों पर छापा मार रही है। ईडी मुंबई और दिल्ली में, और किस चीज़ के उपलक्ष्य में? फेमा के उपलक्ष्य में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर। और ये बहुत ऐसा एक्ट है जहाँ एक पैसों की फ्रॉड की नीति समझ लो, कि यहाँ से पैसा बाहर भेजना। और ये उस वक्त आया है जब वेदांता का शेयर ऊपर है, और कुछ दिनों पहले इसके अंदर काफ़ी तेज़ी आई है, और कुछ 4 कंपनी इसकी लिस्ट होने वाली है। और उससे भी पहले अगर मैं आपको बता दूं तो वेदांता के ऊपर काफ़ी कर्ज था जो इन कंपनियों में भी बटेगा। तो मैंने एक चीज़ आपको वहाँ भी कहा था कि आपको संभल कर चीज़ों के साथ रहना है। अब ये न्यूज़ कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है जी, वो नहीं होता। अगर ईडी कुछ छापेमारी कर रही है तो किसी न किसी कारण से कर रही है, और अगर ईडी छापेमारी कर रही है तो इसका इफेक्ट शेयर में जरूर पड़ेगा, और आज आपको देखने को भी मिल गया। अब क्या होगा? अब वैसी कहानियाँ होंगी। अब ईडी कुछ बताएगा, इधर वेदांता कुछ बताएगा। वेदांता ये भी कह रहा है कि ये नियामक की जांच में रहे, और अभी हम अधिक नहीं बोल सकते। अभी इसमें हमारे उसमें चीज़ों में जांच हो रही है, हमें और ज़्यादा बोलने की अभी अनुमति नहीं है, हम नहीं बोल सकते। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। तो साफ साफ समझ लो ये चीज़ क्या आ गई, कार्रवाई चल रही है। और मैंने आपको कहा था कि किसी कंपनी में जब ईडी सीबीआई के मसले हों तो हमें कान खड़े कर लेने चाहिए। तो ये आपको समझकर चल सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी जो है ग्लोबल स्तर पर वर्क करती है, और कंपनी की कई पेरेंट सहयोगी कंपनियां भी हैं, जैसे यूके और मॉरिशस की तरफ भी कंपनी रजिस्टर्ड है। और वजह से इनका विदेशी लेन देन जो है काफ़ी बड़ा होता है। जब कंपनी की चीज़ें बाहर होंगी तो क्या होगा, यहाँ से पैसा उधर या उधर से इधर, काम की वजह से आ रहा है, पर उसमें जाँच हो रही है। ये आप समझ कर चल सकते हैं। अब इस मामले को पूरा समझो। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने मंगलवार 2 जून को CNBC TV 18 को बताया कि ईडी ने मुंबई और दिल्ली में वेदांता लिमिटेड के कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान वेदांता लिमिटेड द्वारा अपनी मूल कंपनी वेदांता रिसोर्स के लिए किए गए रॉयल्टी भुगतान के संबंध में चलाया जा रहा है। वेदांता रिसोर्सेज इनकी बड़ी कंपनी है जो यूके में लिस्ट है, और उसके ऊपर ज़्यादा कर्जा है। उसको क्या करती है वेदांता, रॉयल्टी देती है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये फेमा के तहत हो रही है, फेमा के नियमों के तहत हो रही है। और मैं कह रहा हूँ कि ये विदेशी उल्लंघन होता है मुद्रा का, ये आप समझना है ना। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के नियमों के कथित उल्लंघन है ये के सिलसिले में की जा रही है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कंपनी एक डीमर्जर प्रक्रिया को लागू कर रही है, जिसके तहत मौजूदा कारोबार को 5 अलग अलग वर्टिकल्स में विभाजित किया जा रहा है। देखो, जब ये न्यूज़ में इसके डीमर्जर के बारे में बता दिया गया है और उस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं, तो समझिए इसमें कहानी निगेटिव हो गई है, ये आप समझकर चल सकते हैं। और वेदांता के प्रवक्ता ने इसमें कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया, क्योंकि अभी जांच हो रही है, अधिकारी को ये जांच की चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, अब समझो थोड़ी सी बात। वेदांता का शेयर भागा है बीच में, अभी आपको पता है 300 से नीचे लिस्ट था, फिर ऊपर ऊपर करके चला ही गया। तो क्या हुआ, इससे सबकी नज़र उस तरफ गई कि वो तेज़ी के साथ भाग रहा था। वेदांता लिमिटेड की भारतीय सूचीबद्ध कंपनी है जिसका मार्केट कैप, अब समझो, जिसका मार्केट कैप 1.3 लाख करोड़ रुपए है। ब्रिटेन स्थित वेदांता रिसोर्स वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी है। वेदांता की विदेशी मूल कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है, और भारतीय कंपनी अक्सर मूल कंपनी को भारी रॉयल्टी का भुगतान करती है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार वेदांता रिसोर्स का कुल कर्ज 74,000 करोड़ रुपए था। समझ रहे? तो यहाँ पर यह बताया गया है, एक तो मार्केट कैप आपको याद दिला दी गई है कि इसकी इतनी मार्केट कैप है, इसका मतलब ज़्यादा निवेश इन डीमर्जर के तहत इस कंपनी में हुआ है। तो ये जब चीज़ें इस तरह से आती हैं तो आपको अपनी 6 सेंस चलानी पड़ती है। काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर न्यूज़ क्या है, न्यूज़ बड़ी गहरी है। फेमा के तहत ये चीज़ें हुई है, अब इन्होंने किया है नहीं किया है ये बात की बात है।
पर इस न्यूज़ ने इफेक्ट डाला है और कब तक ये न्यूज़ चलती है तब तक आपको सतर्कता की तरफ रहना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।